एक दिन मैं अपनी बैरक वाली कोठरी के बाहर बैठा धूप सेंक रहा था कि जेल का असिस्टेंट वार्डन और दो हवलदारों के साथ एक बदहाल कैदी को घसीटते हुए लाया और मेरी साथ वाली कोठरी में इसे धक्का देकर गाली दी और कहा, यहां से अब तेरे पाकिस्तान का सदर भी तुझे नहीं निकाल सकेगा। ये कहकर वो लोग चले गए। पाकिस्तान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साथ वाली कोठरी में जाकर देखा कि एक अधेड़ उम्र का मगर मजबूत ढील डोल वाला आदमी, जिसकी खचखची दाढ़ी थी और जिसने शलवार कमीज पर गर्म स्वेटर पहन रखा था, फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। मैंने इसका चेहरा उठाया तो इसके होंठों से खून बह रहा था और माथे पर नील के निशान थे। इसे बहुत मारा पीटा गया था। मैंने कहा, तुम कौन हो? इस आदमी ने रहम लब नजरों से मेरी तरफ देखा और गुलूगीर आवाज में कहा, इन काफरों से मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बड़ा मारा है। तुम्हारा जुर्म क्या था? मैंने सवाल किया। वो बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरी कोठरी से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चुपके से उठकर बाहर आ गया। मेरा जहन अभी तक सोच रहा था कि वार्डन ने यह क्यों कहा था कि यहाँ से तुझे पाकिस्तान का सदर भी बाहर नहीं निकाल सकता। कहीं यह पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। मैं उठकर दोबारा कोठरी की तरफ जाने ही वाला था कि गुम्मन सिंह उधर से गुजरा। करमदीन, ये नया रंगरूट कहाँ से आया है? मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे मालूम नहीं। वार्डन इसे यहाँ फेंक गया है। रात को बड़ी सर्दी थी, बर्फानी हवा चल रही थी। मैं पुराने कंबलों में लिपटा अपनी कोठरी के कोने में दबका पड़ा था कि मुझे साथ वाली कोठरी से कराहने की आवाज सुनाई थी। ये नई कैदी की आवाज थी। अचानक वो कलमा शरीफ का विर्द करने लगा, जैसे इसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो। अब मुझसे ना रहा गया। मैं उठकर दबे पांव इसकी कोठरी में दाखिल हुआ। वो गंदे कमलों के ढेर में पड़ा कराहते हुए बार बार कलमा पढ़ रहा था। मैं करीब जाकर बैठ गया। भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इस कैदी ने मुझे डांटते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो। मैं इस्लाम और अपने प्यारे पाकिस्तान के नाम पर जान दे रहा हूँ, मुझे शहीद हो जाने दो। फिर इसकी आवाज बंद होगी। मुझे तशवीश हुई। मैंने देखा कि वो बेचारा बेहोश हो गया है, लेकिन इसका सांस चल रहा था। मैंने बैरक में गश्त करते हुए हवलदार को जाकर सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम चाचे लगते हो इसके, वो भी तुम्हारी तरह पाकिस्तानी जासूस है, मरता है तो मरने दो, चलो अपनी कोठरी में। आप बाहर निकले तो शूट कर दूंगा। मैं वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। दूसरे रोज सुबह काफी दिन चढ़े। जेल के वार्डन ने मेरे साथ वाले पाकिस्तानी जासूस की कोठरी में जाकर इसे कोई दवाई पिलाई और इसे गालियां देता वापस आ गया। सारा दिन नया कैदी बाहर ना निकला। शाम को डॉक्टर भी इसका मुआयना करके चला गया। रात के वक्त नए कैदी को उठाकर जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां वो सारी रात पड़ा रहा। 2 दिनों के बाद मैंने इसे जेल की डिस्पेंसरी के बाहर जमीन पर धूप में अखड़ू बैठा देखा। वो बहुत बीमार लग रहा था। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे कुदरती तौर पर इससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने करीब जाकर इसकी खैरियत दरियाफ्त की तो इसने गुस्सीली नजरों से मुझे देखते हुए घरा कर कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? दफा हो जाओ। तुम वार्डन के पिट्ठू हो, तुम मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और इसने मुझे बहुत गंदी गाली दे दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं पीक गया। इसने मुझे वार्डन का पिट्ठू कहकर मेरी तौहीन की थी। शायद इसे ये पता नहीं था कि मैं भी मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तान के जासूस होने का इल्ज़ाम है। मैंने जब इसे बताया कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम है, इस पर इस नए कैदी ने घूर कर मुझे देखा और बोला, तुम बकवास करते हो। तुम अगर मुसलमान भी हो तो वार्डन के पिट्ठू हो। तुम भारतीय हुकूमत के नौकर हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ अपना काम करो। इस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा कि इससे मजीद बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरे दिल में इस मुसलमान कैदी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, खास तौर पर जबकि इस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम था। अगरचे ये नया मुसलमान कैदी मुझे अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन मैंने हौसला न हारा। गुमन सिंह को बाहर से माल्टे आते, वो मुझे खाने को देता तो मैं 2 माल्टे छुपा कर रख लेता और नए मुसलमान कैदी को जाकर दे देता। आहिस्ता आहिस्ता चंद रोज़ के बाद इसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। इसने मुझे बताया, मेरा नाम रमज़ान है, मेरा घर पाकिस्तान के शहर सखर में है। मैं पुलिस का खोजी था। पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स ने स्मगलरों को पकड़ने के लिए मेरी खिदमात हासिल कर ली। कुछ दिन इनके लिए काम करता रहा। अब इन्होंने मुझे जासूसी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और एक रोज़ मुझे एक दूसरे पाकिस्तानी जासूस के साथ बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत भेज दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जलंधर रेलवे स्टेशन पकड़ लिया गया। यह कहकर वो खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला,
मैंने सुना है कि तुम भी पाकिस्तानी जासूस हो। तुमने किस तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया था? क्या तुम्हारा ताल्लुक भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स से है? मैंने अपने बारे में इसे बताना मुनासिब न समझा, बस इतना ही कहा, मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ मगर जासूस नहीं। मैं तो इंडियन फिल्में देखने के शौक में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गया था कि गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारा नाम क्या है? रमज़ान ने पूछा। करमदीन। मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का खराद का कारखाना है जहाँ मैं खराद पर काम करता था। रमज़ान मुझे बुरा भला कहने लगा। तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। इंडियन फिल्मों को शौक से देखते हो, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को अपने हीरो बनाए फिरते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ, मैं तुम जैसे वतन के गद्दारों से बात नहीं करना चाहता। मुझे रमज़ान की वतन दोस्ती के जज्बे ने बेहद मुतासर किया था। मैं अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि रमज़ान ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मगर तुम पाकिस्तानी होकर झूठ बोलते हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मगर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि तुम जम्मू तवी में पकड़े गए हो। मेरा साथी भी जम्मू गया था। इसका टारगेट भी जम्मू का एक पुल था। मुझे इसके अंजाम के बारे में कुछ पता नहीं। क्या तुमने इसे देखा था? मैं कश्मकश में पड़ गया। इस शख्स के पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन था, मगर मैं अपने बारे में कुछ बताते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने इससे इसके साथी के नाम के बारे में पूछा तो वो बोला, असली नाम तो तुम जानते हो कि हम कभी नहीं बताया करते। मुझे मालूम है कि तुमने भी अपना गलत नाम बताया है। मेरा असली नाम भी रमज़ान नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई होने के नाते में तुम्हें अपने साथी के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि वो एक साधु के बेस में था। इसने जम्मू शहर के किसी बाग के दरवाजे में अपनी कुटिया बना रखी थी। मैं कुछ चौंका। इस तहीर को मैंने अपने चेहरे से ज़ाहिर ना होने दिया। ये शख्स इस साधु के बारे में कह रहा था जिसने वाकई जम्मू शहर की कंपनी बाग के दरवाजे के पास अपनी झोंपड़ी बना रखी थी और जहां मैं भी जाया करता था। ये इस बात का वाज़ह सबूत था कि रमज़ान वाकई पाकिस्तानी जासूस था। मुझे जम्मू वाले साधु के बारे में इल्म था कि वो वहां से फरार हो गया था और जिंदा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना राज खोलना मुनासिब ख्याल ना किया और कहा, अगर तुम कहते हो कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ तो ठीक है, बेशक कहो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे किसी साधु साथी से नहीं मिला और जम्मू के बाग में भी कभी नहीं गया। रमज़ान ने सर झुका लिया, फिर चेहरा उठाकर मुझे देखते हुए कहा, करमदीन, तुम्हारा जो कोई भी नाम है, मैं अगर फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया तो अपने महकमे में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम बहुत पुख्ता, तजर्बाकार और काबिल एतबार जासूस हो, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। आदमी बदमजाज भी था। मैं खामोशी से वहां से चल दिया। इस वाक़े के 2 रोज बाद दोपहर के वक़्त वो मेरी बैरक के करीब आकर रुक गया, फिर इशारे से कीकर दरख्त के पास जाने को कहा। मैं उठकर उधर को चल पड़ा। सोचा शायद ये मुझे कोई राज की बात बताने वाला है। रमज़ान जासूस थोड़ी देर कीकर के पास आसपास मंडलाता रहा, फिर मेरे करीब आकर इसने कीकर की एक शाख तोड़ी और बोला, इसकी मसवाक बड़ी अच्छी होती है। वो दाएं बाएं देख रहा था, फिर आस्ता से कहने लगा, करमदीन, मुझे चेकअप के लिए ये लोग कल बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने हर कीमत पर रास्ते में फरार होने का मंसूबा बना लिया है। तुम्हें अगर बाहर आपने किसी साथी को पैगाम देना है तो दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। मुझे बाहर किसी को पैगाम नहीं देना था। मैंने कहा, रमज़ान, बाहर मेरा कोई साथी नहीं है, मगर तुम जल्दी में कोई कदम मत उठाना। ये लोग 1 सेकंड में गोली मार देंगे तुम्हें। वो मेरे पास बैठकर यूं ही मसवाक करते हुए कहने लगा, करमदीन, अहमक ना बनो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हम दोनों के सामने एक ही मिशन है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथी बाहर जरूर होंगे। मैं तुम्हारा पैगाम उन तक बड़ी हिफाजत से पहुंचा दूंगा। बाकी तुम फिर मेरी फिक्र ना करो, मैं फरार होने में बड़ी महारत रखता हूँ। 2 बार पहले भी राजस्थान की जेल से फरार हो चुका हूँ। मैं सोचने लगा कि इसे अपने बारे में बता देना चाहिए और बम्बई वाले हकीम साहब को, जो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करता है, अपनी कैद के बारे में पैगाम पहुंचा देना चाहिए। मैं इसे बताने ही वाला था कि अचानक सामने से एक हवलदार गश्त करता हमारी तरफ आया। रमज़ान बोला, शाम के बाद तुमसे बात करूंगा। वो चला गया। दोपहर के बाद मुलाकात आई तो गुमन सिंह बड़ा खुश मुलाकाती वार्ड की तरफ बढ़ा। मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, करमदीन, आज साडा दारू आ रहा है, मुलाकात में तुमको भी पिलाऊंगा। और वो अपनी मूंछों को हथेली से बिठाते हुए आगे निकल गया। मैं अपनी बैरक में जाकर कंबल ओढ़कर कोने वाली सलाखों के साथ टेक लगाकर बैठ गया और अपने फरार के बारे में गौर करने लगा।
कमबख्त इस जेल में हिफाजी इंतजामात इस कदर सख्त थे कि वहां से फरार अभी तक मुझे नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मैं इसी अधेड़ बन लगा रहा। दोपहर ढल गई, सूरज गुरूब होने लगा तो मैंने गुम्मन सिंह को अपनी तरफ आते देखा। वो मुझे कुछ संजीदा लगा। मैंने यूं ही पूछ लिया, सरदार जी लगता है आपका दारू नहीं आया। गुम्मन सिंह ने मेरे पास आकर कंबल को एक तरफ हटाया तो मैंने देखा कि इसकी तोहमत में दारू की एक बोतल आधी बाहर निकली हुई थी। करमदीन, हमारी बोतल कभी नहीं रुक सकती। एक बड़ी गर्मा गर्म खबर सुनाने आया हूँ। मैं गुम्मन सिंह को तकने लगा। क्या मेरी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं? गुम्मन सिंह मेरे पास जमीन पर बैठ गया। वो मूंछों को उंगली से मरोड़ते हुए टिकटिकी बांधे मुझे तक रहा था। करमदीन, मेरी जान बचाई है, तुझे यार कहा है, तुझसे दगान नहीं कर सकता। मर्द हूँ, सिंह शेर हूँ, भारत माता को पीछे छोड़कर तेरी यारी निभा रहा हूँ। मैं हैरान था कि ये शख्स मुझे ऐसी कौन सी बात बताने वाला है। गुम्मन सिंह के चेहरे पर इस वक्त मर्दाना जलाल था। इसने कंबल हटाकर अपनी तोहमत में उड़सी हुई दारू की बोतल निकालकर 2 घूंट पिए। दारू को इसी जगह छिपा दिया और मूंछों को हाथ से साफ करते हुए बोला, पुत्र जी, ये जो रमजान यहाँ नया कैदी आया है, ये जेल वालों का अपना आदमी है। ये तुमसे तुम्हारे साथियों का राज मालूम करने आया है, इससे खबरदार रहना। ये कहकर गुम्मन सिंह उठा और झूमता जामता माहिया गाता अपनी बैरक की तरफ चल दिया। मैं तो जैसे सख्ते में आ गया। मैं इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया था कि नया कैदी भारतीय जासूस भी हो सकता है। जेलों में आमतौर पर यह गुर इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी तरफ से आदमी बेचकर दूसरे जासूस के राज मालूम करने की कोशिश की जाती है। मैंने दिल ही दिल में शेर मर्द गुम्मन सिंह को सलाम किया। इसने अपने वतन के मफादात को खातर में ना लाते हुए मुझे एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर दिया था। इस वक्त अगर गुम्मन सिंह मुझे रमजान के बारे में खबर ना करता तो मैं इस रात से इसे यकीनन बम्बई वाले पाकिस्तानी जासूस के बारे में सब कुछ बता देता और इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। अब मैं अपनी जगह पर चुकन्ना हो गया और मेरा जहन इस लाइन पर सोचने लगा कि मैं भारतीय जासूस रमजान को यहाँ से फरार होने के सिलसिले में किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस रात जेल के कंधे कंबल में लेटे लेटे मैंने बाकायदा एक मंसूबा तैयार कर लिया। दिन निकला तो मैं बाहर वाली चक्की के पास बैठा मसवाक कर रहा था कि गुम्मन सिंह उधर आ गया। मेरे पास आकर राजदारी से बोला, पुत्र करमदीन यार, तुम मुझे शाम का मनका दे दो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर 2000 रुपये दिलवा सकता हूँ। ऐसा सीधा और साफ दिल का आदमी था कि वो भूल ही गया था कि इसने मुझे कदर खतरनाक बात रात को बताई थी। इस जमन में वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा, सरदार जी, ये मनका मेरी मांग की निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दें। गुम्मन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और बोला, ओए कोई गल नहीं पुत्र जी, तुम्हारी माँ हमारी माँ है। वो जाते जाते पलट कर मेरे पास आया और कहने लगा, करमदीन, अगर कभी तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका मिले तो मेरे गांव जरूर आना। वह तुम्हें इंदिरा गांधी की सारी पुलिस भी मिलकर तलाश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा। मैंने कोई जवाब न दिया, मुस्कुराता रहा। गुम्मन सिंह को अभी रात की चढ़ी हुई थी। कहने लगा, कादियां से 3 कोस पर हरचवाल सिंह है। हरचवाल के आगे श्री गोबिंद का रेलवे स्टेशन है। बस हरचवाल और श्री गोबिंद के दरमियान गंगापुर है। यही मेरा गांव है, जरूर आना। तुझे माजे का खालस अपना घर का दारू पिलाऊंगा। मैंने गुम्मन सिंह से कहा, सरदार जी, रमजान के बारे में आपने मुझे तो बता दिया है, किसी और को ना बताइए। गुम्मन सिंह का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मेरे बाजू को जोर से पकड़कर बोला, करमदीन, तुम पंजाबी होकर ऐसी बात कर रहे हो? मैं पंजाबी शेर मर्द हूँ, फिर कभी ऐसी बात ना करना। गुम्मन सिंह लहराता हुआ अपनी बैरक की तरफ चला गया। गुम्मन सिंह ने मुझे 2-3 रोज बाद बताया कि इसने सुप्रीडेंट जेल के दफ्तर में रमजान जासूस को सुप्रीडेंट से खास अहकामात वसूल करते सुना था। रमजान को कतई इल्म नहीं था कि मुझ पर इसका राज फाश हो चुका है। वो बज़ाहिर मौका पाकर मेरी कोठरी में आया और एक बार फिर इसने कहा, इसके फरार का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। चनाचा, अगर आपने किसी साथी को बाहर पैगाम देना हो तो इसे बता दूं। मैंने अपने बनाए हुए मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। मैंने रमजान से कहा, तुम अगर वाकई मुझे अपना पाकिस्तानी मुसलमान भाई समझते हो और तुम्हें मुझसे हमदर्दी है तो फिर मुझे भी अपने साथ इस जेल से क्यों नहीं निकाल ले जाते। इस पर रमजान ने जवाब दिया, जिस शख्स ने मुझे यहाँ से निकालने का जुम्मा लिया है वो सिर्फ एक आदमी को ही फरार करवा सकता है। हाँ, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने किसी मोतबर साथी का पता बता दो ताकि मैं इससे भी मदद ले सकूं, क्योंकि अभी मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करना।
बल्कि भारत में रहकर जासूसी करनी है। मैं अब इसे भला कैसे अपने बम्बई वाले हकीम साहब का पता बता सकता था। मैंने कहा, रमज़ान चचा, यकीन करो, भारत में अगर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई पाकिस्तानी जासूस काम कर भी रहा है तो मुझे इसका इल्म नहीं है। मुझे इन लोगों से कसदन बेखबर रखा गया है। रमज़ान बोला, मगर तुम जम्मू की कंपनी बाग वाले पाकिस्तानी साधु से जाकर मिलते रहे हो। मुझे रजौड़ी में एक पाकिस्तानी साथी से इसका इल्म हो गया था। ये पुलिस की रिपोर्ट थी। रमज़ान को मेरे और जम्मू वाले जासूस के बारे में ज़ाती तौर पर कुछ मालूम नहीं था। इसे मेरी रिपोर्ट और हिस्ट्री शीट पढ़कर सुनाई गई थी। ये रोज़नामचा इस खुफिया आदमी ने तैयार किया था जो जम्मू में मेरा ताक़ब किया करता था। मैंने कहा, मैं किसी जम्मू वाले साधु को नहीं जानता। फिर जानबूझकर कदरे खामोश रहा और रमज़ान की तरफ देखकर सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे पाकिस्तानी भाई हो और वतनी अजीज़ के लिए यहाँ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रमज़ान के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। वो राजदारी से मेरे करीब आकर बैठ गया और बज़ाहिर दाएं बाएं एक तशवीश अंगेज़ निगाह डाली। मेरे भाई करमदीन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो ना, तुम अगर मुझे अपने किसी साथी का पता बता दोगे तो मैं मुश्किल हालात में इससे मदद ले सकूंगा। ये तुम्हारा कौमी फ़र्ज भी है। मैं दिल में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा तो फिर गौर से सुनो। मेरे पास एक खुफिया कोड बुक है जिस पर इन तमाम पाकिस्तानी एजेंटों के नाम और एड्रेस दर्ज हैं जो भारत के मुख्तलिफ सूबों में काम कर रहे हैं। रमज़ान की तो आंखें चमक उठीं और वो इस खुशी को ना दबा सका और बोला, करमदीन, खुफिया कोड बुक एक नज़र दिखा दो। अपने पाकिस्तानी साथियों में से मुझे 2 एक ही पते चाहिए ताकि बवक़्त ज़रूरत मैं इनसे इमदाद हासिल कर सकूं। मैंने कहा, लेकिन ये कोड बुक मेरे पास नहीं है। गिरफ्तारी से 1 हफ्ता पहले मैंने इसे एक जगह छुपा कर रख दिया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि भारतीय CID मेरे पीछे लग गई है और वो मुझे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कहाँ छुपा रखी है तो मुझे बता दो, मैं वहाँ से जाकर निकालूंगा। रमज़ान ने बेताब होकर कहा। मैंने कहा, जिस जगह मैंने कोड बुक को दफन किया हुआ है वो जगह सिवाय मेरे और किसी को मालूम नहीं और मैं खुद ही वहाँ से जाकर निकाल सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ से भगा कर ले चलो, फिर मैं तुम्हें इस जगह ले चले जाऊँगा जहाँ मैंने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है। इसके बाद तुम्हें सब पाक एजेंटों के नाम और पते मालूम हो जाएंगे। हो सकता है फिर हम दोनों ही किसी मास्टर स्पाई के पास जाकर छुप जाएं। खुफिया कोड बुक यानी गैर मुल्की जासूसों की पूरी लिस्ट और पते एक बहुत बड़ा लालच था जिसमें रमज़ान आ गया। अगर वो ये कारनामा सर अंजाम दे देता तो भारतीय खुफिया महकमा इसे बहुत बड़ा ओहदा अता कर देगा। इसको और तो कुछ ना सूझा, कहने लगा, ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना। प्रोग्राम के मुताबिक मेरा आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में यहाँ आएगा तो मेरे साथ निकल चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। ठीक है, मैं रात को तुम्हें तैयार मिलूँगा। रमज़ान उठकर चला गया। मुझे मालूम था कि इसके लिए फरार होना कोई अहमियत नहीं रखता। वो भारतीय CID का खास आदमी है और जेल के दरवाजे आधी रात को इस पर खोल दिए जाएंगे। मैं ये भी जानता था कि जिस वक्त वो मुझे अपने साथ लेकर झूठे फरार का ढोंग रचाए रात के अंधेरे में जेल से भागेगा तो खुफिया पुलिस मुसल्लह आदमी हमारा शुरू कर देंगे और रमज़ान इन्हें खुफिया इशारे भी देगा। शाम को वो इधर उधर से मंडलाता एक बार फिर मेरे पास आया और बातों ही बातों में इसने मुझसे पूछा कि खुफिया कोड बुक किस जगह छुपाई गई है, मगर मैंने ये कहकर टाल दिया कि ये मैं जेल से निकल कर ही बताऊंगा। ये मेरा असूल है। तुम जानते हो कि हम जासूस बाज असूली मजबूरियां होती हैं। वो मुतमिन होकर चला गया। फरार होने का मौका खुद जेल के हकाम दे रहे थे और मैं बाहर निकलते ही मुसल्लह आदमियों की निगाह में होऊंगा। इनके ख्याल में मैं इनकी निगाहों और गोलियों से बचकर कहीं फरार नहीं हो सकता था, इसलिए वो मुतमिन थे। मैंने गुम्मन सिंह को अपने फरार के बारे में कुछ ना बताया। यह अवाइल दिसंबर की रात थी। जलंधर के आसमान पर सितारे खुले थे और मैं अपनी बैरक में कंबलों में लिपटा पड़ा था। बैरक के बाहर 2 हवलदार बारी बारी गश्त लगा रहे थे। दूर जेल के बड़े दरवाजे पर नसब बल्ब रोशन था और सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। अगरचे ये फरार एक ढोंग था, फिर भी मुझे मुतासर करने के लिए इसका बाकायदा मंसूबा बनाया गया था ताकि मुझे शक ना हो। रमज़ान की कोठरी में अंधेरा था। जब जेल की घंटी ने आधी रात का गज्जर बजाया तो मैं कंबल में से मुंह निकालकर बड़े दरवाजे की तरफ तकने लगा। मैंने महसूस किया कि गश्त करने वाले हवलदार ज़्यादा वक्फे से गश्त करने लगे थे। जेल के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब इस तरह रोशन था। फिर अचानक गेट खुला और एक जीप तेज़ी से दाखिल होकर एक तरफ रुक गई।
जीप में से एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में उतरा। इसके साथ जेल के 2 सिपाही भी थे। मैं चौकन्ना हो गया। रमजान का नकली ड्रामा शुरू हो गया था।